बच्चों हम लोग अनिश्चित समाकलन के अब प्रोफाइल नंबर 6 पर आ गए। 5वां कंप्लीट हो ही गया, आप लोगों ने देख लिया है। देखिए प्रोफाइल नंबर 6 एक ब्रॉड प्रोफाइल है, बड़ा प्रोफाइल है। बड़ा प्रोफाइल इम्पोर्टेंट भी है, मतलब इम्पोर्टेंसी के हिसाब से भी ये अच्छा प्रोफाइल है। और दूसरा इसमें हिस्से भी जो है ना 6 प्रोफाइल के मैं 4 बनाऊंगा अलग अलग प्रोफाइल, 6A, 6B, 6C एंड 6D। इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, है ना। तो पहले से क्लियर कर दिया है इसको 6A, 6B, 6C। मतलब 6A में तो मैं पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा आपको एक्सप्लेन करके उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, प्योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 6B, 6C और 6D ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही कुछ फॉर्म बन जाते हैं। तो वो 2-3 फॉर्म में आपको 6B, C, D में बताऊंगा और उन पर क्वेश्चन कराऊंगा। प्रोफाइल वो समझ गए आपको BCD, तो आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन में वहां हो जाएगा। मेन अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर फोकस करना है। तो मैं यहां इसका नाम लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन, है ना। प्रोफाइल 6A नाम दे रहा हूं इसको, लिख देता हूं इसको प्रोफाइल 6A, प्रोफाइल 6A, और इसका नाम हम लोग दे रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाजू में लिख देता हूं बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः मतलब टुकड़ों में समाकलन। देखिए आपने अभी मेरे से आप प्रोफाइल 5 पढ़ चुके हो, 10 प्रोफाइल पढ़ाने हैं। आगे आने वाले प्रोफाइल में बस एक ही प्रोफाइल है, फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हम जो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रॉड है। बाकी तो बस केवल फॉर्मूले और क्वेश्चंस। मतलब अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन के आप धीरे धीरे एंडिंग वाले पार्ट 60% कवर कर चुके हो। 60-70 अब 30% बचा है। अभी तक ना तो मैंने प्रोडक्ट रूल बताया, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, गुणा नियम, गुणनफल नियम, ना तो भाग नियम बताया, होता भी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग इसी को गुणा नियम बोल देते हैं, लेकिन उसको गुणा नियम बोलना गलत है। अगर वो गुणा नियम है, चलो मैं इसको आगे बताता हूं, फिर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, ये एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, और 2 फलनों का गुणा यहां पर लिखा हुआ है, u और v। और u और v ये मैं मान के चल रहा हूं x के फलन है, x के सापेक्ष समाकलन करने वाले हैं। तो u और v x के फलन है। साफ साफ बोल रहा हूं, यहां लिख के नहीं दे रहा हूं आपको। u और v x के फलन है। आप चाहें तो इसको fx और gx भी देख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब होता है यहां समाकलन में हम गुणा नियम नहीं लगाएंगे, होता ही नहीं है गुणा नियम कोई। हम इस इंटीग्रेशन को खंडों में बांट के इसको समाकलित करेंगे। लिखा है ना खंडशः बाय पार्ट्स, पार्ट्स मतलब टुकड़ों में बांट देंगे, खंडों में बांट देंगे और फिर उसके बाद समाकलन करेंगे। अब जब आप खंडों में बांटने की बात करते हो तो यहां पर यह बात आती है कि इनमें से 2 ही लोग हैं, तो एक होगा पहला खंड और एक होगा दूसरा खंड। तो हम किसको पहला फलन माने और किसको दूसरा माने? तो अपने को किसी एक को यहां फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता है और किसी एक को सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है। किसको क्या मानना पड़ता है ये अभी अपन आगे बढ़ने पर देखेंगे। बट ये मान अभी लेके चलो कि u जो है उसको मैंने पहला फलन और v जो है उसको दूसरा फलन लेके चला है। उनके नीचे मैंने इंडिकेट कर दिया है। जब भी आप बाय पार्ट्स लगाते हो तो इनिशियली आपको ये लिखना ही पड़ता है नीचे फर्स्ट और सेकंड। इससे ये पता चल जाता है कि ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। अब जब ये बाय पार्ट्स लगाते हो तो ये फॉर्मूला क्या होता है वो देखो जरा आप। पहला फंक्शन एज इट इज होता है, u एज इट इज होता है। फिर आपको दूसरे वाले फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है उसका समाकलन करना होता है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन, बीच में आता है माइनस। उसके बाद क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले का अवकलन। अवकलन मतलब पहले वाले का डैश, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, पहले वाले का डैश मतलब u डैश, है ना। पहले फलन का अवकलन ऑब्वियस सी बात है किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष ही काम चल रहा है। और दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन है v तो उसका समाकलन। काम खत्म नहीं हुआ, अभी देखना। पहले फलन का दूसरे वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, पहले फलन का तो हो जाएगा अवकलन, दूसरे का हो जाएगा समाकलन, और इन दोनों का होल समाकलन मतलब पूरे का समाकलन। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का या खंडशः समाकलन का सूत्र। ये आपके सामने आ चुका है। अच्छा अब बात यहां पर कुछ एक चीजें होती होंगी कि भाई सर ये कैसे क्या आ गया, थोड़ा
मतलब आपको तो याद होगा तो आपने लिख दिया, हम कैसे बताएं? पहले एक काम करते हैं, मैं ऑब्वियस सी बात है इसका प्रूफ की बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा, आइडिया का दूंगा, प्रूफ ही दूंगा, बट उससे पहले एक बार इसको आप याद करो तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रूफ बताने से, प्रूफ बताऊंगा, मैं बोल चुका हूं आपको, लेकिन उससे होने वाला कुछ है नहीं, अल्टीमेटली अपने को यही लगने वाला है बार बार, तो अपने को याद अच्छे से होना चाहिए। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सब लोग वहां बोलते जाना मेरे साथ साथ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन माइनस पहले वाले के अवकलन दूसरे वाले के समाकलन का होल समाकलन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है इंग्लिश वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको कई बार शॉर्ट में IBP बोलते हैं। अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपना हिंदी मीडियम में तो अपने को तो खंडशः समाकलन जिंदाबाद, लेकिन कभी भी शॉर्ट में कहीं सॉल्यूशन वगैरह हम लोग पोस्ट करें तो उसमें हम शॉर्ट में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन लगाते हैं तो लिख देते हैं IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आ जाते हैं कि सर एक थोड़ा सा आइडिया तो दीजिए इसका कि ये क्या कैसे गया, एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं, आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है ना। देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में दो फलनों का जो प्रोडक्ट रूल होता है, गुणा नियम होता है, उसको मैं लिख रहा हूं। मैं दो फलन ले लेता हूं, एक ले लेता हूं HX और एक ले लेता हूं GX। तो मैंने यहां ले लिया HX और ये ले लिया मैंने GX। कुछ वजह है FX नहीं लेने का, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो अच्छा आ जाएगा, इसलिए इसको HX ले लिया। और इसका मैं कर रहा हूं अवकलन, ऑब्वियस सी बात है, X के सापेक्ष। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा बेटा, तो इसका अवकलन होता क्या है? पहला फलन एज इट इज, दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरा एज इट इज और पहले वाले का अवकलन। ये अपना फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल, गुणा नियम होता है, गुणन नियम होता है अवकलन का, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पूरे इसमें इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, यहां मैं इंटीग्रेट का साइन लगा दे रहा हूं, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को यहां लिखना पड़ेगा किसके सापेक्ष, तो मैंने यहां dx लिख दिया है, x के सापेक्ष कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेट लगा दिया ना मैंने, तीनों तरफ, दोनों तरफ लगाया, तीनों जगह लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अगर हम यहां से इस चीज की वैल्यू लिखें, ये चीज की, तो यहां से इसका वैल्यू जो आएगा, मैं लिख रहा हूं अच्छे से देखिएगा, इंटीग्रेशन वो लिखा हुआ है GX, वो लास्ट वाला स्टेप, और ये लिखा हुआ है उसके साथ साथ डेरिवेटिव ऑफ HX लिखा हुआ है ना बेटा, और कंप्लीट का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इज इक्वल्स टू, इसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो दिस बराबर बेटा, अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं, तो ये तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा ये चीज HX इंटू GX, है ना, HX इंटू GX, और ये वाला जो चीज है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ HX डेरिवेटिव ऑफ GX इंटू DX। ये लीजिए, यहां तक तो अपन पहुंच गए। ठीक है, एक्चुअल में यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बस इसको आपको दिखाने के लिए अच्छे फॉर्म में लिख रखा है, तो मैं भी यहां लिख के देता हूं आपको। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो HX है, HX का अवकलन है ये, है ना, तो मैं HX के अवकलन को, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, HX के अवकलन को, मतलब d बाय dx ऑफ HX जो लिखा हुआ है, इसके अवकलन को मैं मान लेता हूं fx। क्या मान लेता हूं इसके अवकलन को? fx। तो मतलब ये वाली चीज हो गई अपनी fx, और ये जो gx है ना, ये इसको मैं gx ही रहने देता हूं, gx इज gx की जगह पर gx है। क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने इस चीज को मान लिया fx, क्योंकि जब इसका अवकलन करोगे तो एक फलन ही प्राप्त होगा, तो वो फलन मैंने बोल दिया fx, और gx को gx ही लिखा है मैंने, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। अब एक बात यहां से एक चीज देखो आप बेटा, अगर आप यहां दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो hx बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, hx बराबर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेट किया है तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ fx आएगा, यस बेटा, और ये अपना gx तो gx ही है ना, gx को लिखें भी ना तो चलेगा, क्योंकि मैंने इसको माना है भैया, gx को तो कुछ करा ही नहीं ना। ठीक है, अब अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx जैसा का तैसा और डेरिवेटिव ऑफ hx, hx के अवकलन को आपने नाम दिया है fx,
इंटू डी एक्स। देखो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं अभी, पहले उससे पहले एक चीज बोलता हूं आपको कि मैंने ये इसलिए किया, इसको इसलिए एफ एक्स मान लिया कि जिससे मेरे को अब ये दो फलनों का गुणा दिख रहा है और ये दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो इसलिए इसको मैंने एक नया फलन एफ एक्स मान लिया। और यही हमें फॉर्मूला बनाना है कि दो फलन जब गुणा में इस तरह से गिवन हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ जरा आगे, यहां लिखा हुआ है एच एक्स इंटू जी एक्स, तो मैं जी एक्स तो एज इट इज रहने देता हूं, इसको नहीं छेड़ता मैं, क्योंकि जी एक्स तो जी एक्स ही है भैया। एच एक्स का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, जिसको मैंने जैसा का तैसा लिख दिया, लीजिए माइनस ये वाला इंटीग्रेशन का चिन्ह, सही है जैसा का तैसा। अब यहां पर लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। यार जी एक्स तो हमने जी एक्स ही माना है, तो डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स का अवकलन, शायद हम इसको जी डैश एक्स बोल दें तो सही है, ये भी लिखा छोड़ सकते थे लेकिन मैंने इसको जी डैश लिख लिया, थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स दिखे नहीं इसलिए, तो ये जी डैश अल्टीमेटली ये जी एक्स का अवकलन ही है। और यहां एच एक्स की जगह पर है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यही है ना बेटा एच एक्स की जगह पर, और इस कंप्लीट का एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर ही रहे हो, ये लीजिए। अब जरा आप इस चीज को गौर से देखो, गौर से देखो बच्चों, अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट फंक्शन और इसको बोलूं मैं सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, चेक करो, अपन दो फर्स्ट और सेकंड के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन माइनस पहले वाले मतलब जीएक्स का तो अवकलन, एफ एक्स वाले का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का होल समाकलन, यही मैंने लिख के दिया है। प्रूफ तो हो गया, बट अल्टीमेटली आपको याद वही करना है जो मैं पहले भी बोल रहा था। क्या होता है, इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। आपको दो फंक्शन, दो हिस्से मानने होते हैं, पहला फलन और दूसरा फलन। इसमें क्या होता है, पहला फलन एज इट इज, फॉर्मूला बोल रहा हूं, दूसरे वाले का समाकलन माइनस पहले के अवकलन दूसरे के समाकलन का होल समाकलन, है ना। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मिटाऊंगा बेटा, है ना, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, बट मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मेरे को इसमें ये काम में आने वाला है। बट कई लोगों में रहता है कि सर थोड़ा सा एक बार आइडिया होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट से केवल बेटा फॉर्मूला लिखने से काम थोड़ी हो जाएगा। अब यहां पर एक लड़ाई चालू हो जाएगी बेटा, और वो ये लड़ाई चालू हो जाएगी कि सर भाई एक बच्चा किसी फंक्शन को फर्स्ट फलन मान रहा है, कोई बच्चा दूसरे फलन को फर्स्ट फंक्शन मान रहा है। यहां बात आ जाती है कि किसको प्रथम फलन चुने और किसको द्वितीय फलन चुने। देखो मेनली क्या है, वैसे तो इसका कोई ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आपने इसको फर्स्ट नहीं मान के इसको मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर होना होगा तो क्वेश्चन में अपने आप ही होता चला जाएगा गड़बड़, और क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आप इसको फर्स्ट मान लो तो भी आंसर आएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो तो भी आंसर आएगा, दोनों से आ जाएगा। तो अब यहां पर फिर भी एक बात आती है जो बच्चों के मन में रह जाती है कि हम सर कैसे, हमारे लिए तो एग्जाम है, हम इतना कैसे पीएचडी अभी से कर लें। तो उसके लिए क्या कर रखा है, एक प्रथम फलन चुनने का एक क्रम बना रखा है। वो मैं क्रम लिख के देता हूं पहले आपको, फिर आप और अच्छे से समझोगे। मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम फलन चुनने का वरीयता क्रम। वरीयता क्रम मतलब कौन सा, किसको आप प्रायोरिटी दो। तो ये वरीयता क्रम होता है, उसके लिए एक बढ़िया सा सिंपल सा रिजल्ट होता है आइलेट। मैं लिखता हूं, इंग्लिश में ही होता है ये, हिंदी में नहीं होता। आइलेट। आपको क्या आइलेट का पहले फुल फॉर्म समझ लो। आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, मतलब प्रतिलोम फलन। शॉर्ट में लिखूंगा यार, आपको थोड़ा तो हैंडल करना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन, INV माने इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन। साफ साफ बोल रहा हूं, अच्छे से सुनते जाइएगा। L मतलब लघु गुणकीय, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, साफ साफ बोल रहा हूं फिर भी। A मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब बीजीय फलन, है ना। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फलन मतलब लघु गुणकीय फलन, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब बीजीय फलन, T मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रिगो फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन, और E मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब हो गया चर घातांकीय फलन। ये वरीयता क्रम है। अब अच्छा, बात बच्चों को आती है कि सर क्या ये कुछ समझा नहीं, वरीयता क्रम क्या, वरीयता क्रम है। देखो जैसे मान लो सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स।
अब बात यहां से शुरू होती है, बाई पार्ट्स तो लगा दोगे, इसको शॉर्ट में बाई पार्ट्स ही बोलते हैं, कौन नहीं, कोई नहीं बोलता बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे भी नहीं बोलते खंडशः समाकलन। तो अगर इस पर बाई पार्ट्स लगाना है तो पहली फाइट आती है कि यार किसको पहला प्रथम फलन माने, किसी को दूसरा। तो अब यहां पर ये अपनी मदद कर देगा। आपको इनमें से देखना है कि इनमें सबसे प्रथम फलन चुनने का वरीयता क्रम, मतलब अगर इन फलनों में से अगर इनवर्स आ गया तो वो सबसे पहले वरीयता दो उसको प्रथम फलन मानने की, लेकिन इसमें इनवर्स है ही नहीं, तो इनवर्स नहीं है, इसका मतलब इनवर्स को तो अभी इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा वरीयता क्रम में आएगा लॉग, क्या इधर लॉग है? लॉग भी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक भी नहीं है। और चौथे नंबर पर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और पांचवें पर आता है एक्सपोनेंशियल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में से प्रथम फलन चुनने की वरीयता किसको दोगे आप दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, मतलब इसको ले लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेना सेकंड फंक्शन, और अब आप बाय पार्ट्स लगा दोगे, इसलिए इसके नीचे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिखना जरूरी है। तो ये क्या चीज है? ये वरीयता क्रम है, समझे ना आप। सबसे पहले वरीयता किसको देना? इनवर्स को, आइलेट, याद रखो आइलेट। दूसरे में लॉगरिथमिक को, तीसरे में एल्जेब्रिक को, चौथे में ट्रिग्नोमेट्रिक को, और पांचवें में एक्सपोनेंशियल को। इनकी हिंदी मैंने आपको बताई दी सारे फलनों की, होप कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, बात यही नहीं खत्म होती। अगर बात यहीं खत्म हो जाए तो हर क्वेश्चन में लोगों को वरीयता क्रम मिल ही गया है, बाय पार्ट्स का सूत्र आता ही है, खटाखट लगाते जाए, ऐसा नहीं होता। अगली लाइन में जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, उसी से आप समझोगे कि इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन बोला है, गुणा नियम नहीं बोला है। क्या है कि कभी कभी क्या होता है कई फंक्शन में, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं, ln x, किसी ने बोला ln x को इंटीग्रेट करो, तो आप यहां भी खंडशः समाकलन लगा सकते हो बेटा। अब आप बोलोगे सर यहां तो एक ही फलन है, कैसे खंडशः लगा दें समाकलन, इसमें तो दो फलन होने चाहिए। तो बेटा यही इसकी एक खूबसूरती है कि कभी कभी क्या होता है, सिंगल फंक्शन होता है, अकेला फंक्शन होता है, उस केस में आप इकाई को, मतलब कि एक को द्वितीय फलन मानकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो। क्या बोला मैंने? अकेले फलन की स्थिति में क्वेश्चन पर आधारित होता ही है ये, इसकी कोई रिजल्ट नहीं होता कि आप चाहो तो हर क्वेश्चन में लगा दो। अरे बेटा आप लगा तो दोगे ये सूत्र, लेकिन आपको यहां v वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन भी तो आना चाहिए, और v वाले का इंटीग्रेशन मान लो आ भी गया तो इसके इंटीग्रेशन और इसके अवकलन के गुणा का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक मैं क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको हल्का सा आइडिया आ जाएगा कि कहां हमें फर्स्ट फंक्शन मान लेना चाहिए और कहां सेकंड फंक्शन हमें वन को मानना चाहिए। तो कभी कभी मैं इस चीज को बोलता हूं, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि इकलौता अकेला फलन होता है, ऐसी स्थिति में हम वन को द्वितीय फलन मानकर आईबीपी लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो मैं लिखूंगा इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? अकेले फलन की स्थिति में स्थिति अनुसार, स्थिति सही होनी चाहिए, स्थिति अनुसार वन को, एक को द्वितीय फलन मानकर आईबीपी उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है? पहला फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले के अवकलन, दूसरे के समाकलन का होल समाकलन, वैसे ही याद होना चाहिए जैसे मेरे को याद है। वरीयता क्रम क्या है प्रथम फलन चुनने का? आइलेट, आई मतलब इनवर्स, एल माने लॉगरिथमिक, ए मींस अलजेब्रिक, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मींस एक्सपोनेंशियल। कभी कभी इकलौते फलन की स्थिति में, अकेले फलन की स्थिति में आपको ट्राई करके देखना पड़ सकता है कि क्या वन को द्वितीय फलन माना जाए तो सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी आपको स्थिति एक दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये यहां से कुछ चीजें इसकी कंक्लूड की मैंने। अब यहां पर बेटा, अच्छा कई बार क्या होता है आप सुनिएगा, आपने बाय पार्ट्स लगाया, ये लगाया बाय पार्ट्स। अब ये बताओ बेटा, ये जो चीज आप देख रहे हो ये फिर से एक इंटीग्रेशन है और ये दो फलन दिख रहे हैं आपको। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि यहां फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपने एक बार इसमें बाय पार्ट्स लगा दिया, फिर एक बार यहां फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाएगा।
और ऐसी स्थिति में अननेसेसरीली अपने लिखने का काम बढ़ता चला जाएगा। तो मैं ये जो चीज बता रहा हूं वो प्योरली जेई मेन और एडवांस के यूज की है, इसको कोई बोर्ड वगैरह में यूज नहीं करोगे। मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं, एक आपको यहां फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे ये हो जाएगा कि आपको अगर मान लो उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन उपयोग का करना है, मतलब खंडशः समाकलन बार बार उपयोग करना है एक ही क्वेश्चन में, मान लो यहां लगाया, यहां फिर से लगाना पड़ गया, और यहां जब आपने लगाया तो उसका दूसरा हिस्सा जो इंटीग्रेशन वाला है उसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में मैं डायरेक्ट आपको एक चीज बताता हूं, वही चीज है और वो कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। मैं तो उसका एक छोटा सा हेडिंग भी बना देता हूं जिससे मैं आपको आगे अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आप समझ जाया कीजिए, अच्छा इसमें ये लगा दिया है, उसको बोलूंगा मैं उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन। पहले लिखता हूं मैं, उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन, है ना। इसकी इंग्लिश भी लिखूंगा बेटा, उत्तरोत्तर को बोलते हैं हम सक्सेसिव, स्पेलिंग लिख देता हूं, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, शॉर्ट में इंटीग्रेशन लिखा है INTE, इंटीग्रेशन, या सक्सेसिव IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं तो हमेशा से इसको शॉर्ट में SIBP बोलूंगा। S मतलब सक्सेसिव, IBP माने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, देखिएगा। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ये दो फलन है अपने u और v, x के फलन है, ऑब्वियस सी बात। अब ये पहले एक बार सुन लेते हैं। पहला फलन एज इट इज। अच्छा एक चीज और, इसको लिखने से पहले एक बार मैं बता दूं, यहां पर u डैश, u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश, डैश डैश डैश, u के उत्तरोत्तर अवकलज है, अवकलन है या अवकलज है, अवकलन है। मतलब u का उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब क्या हुआ, u का अवकलन u डैश का अवकलन u डबल डैश का अवकलन u ट्रिपल डैश, उत्तरोत्तर। और यहां पर मैं लिख रहा हूं v डैश, v डबल डैश, v ट्रिपल डैश। तो ये सारे के सारे को मैं बोल रहा हूं v के उत्तरोत्तर समाकलन है, समाकलन है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश है, ये u के उत्तरोत्तर अवकलन है, समझा दिया है। u का अवकलन u डैश का अवकलन u डबल डैश, और ये v डैश, v डबल डैश, v ट्रिपल डैश, ये v के उत्तरोत्तर समाकलन है। मतलब v का समाकलन v डैश का समाकलन v डबल डैश का समाकलन v ट्रिपल डैश, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं यहां पर, तभी काम हो पाएगा अपना। घबराओ मत बेटा, एक बात तो तय है, ये आपको अगर बेनिफिट नहीं दे जाए तो बता देना, गारंटी है। यहां तो यूज करेंगे ही अपन इसको, कहां पर, इंडेफिनिट में। अभी इसका तगड़ा यूज आने वाला है अपने को जब कई जगह डेफिनेट में जरूरत पड़ जाएगी, और सबसे अधिक जरूरत पड़ जाएगी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया में, अच्छे से यूज करेंगे SIBP। अब देखो, अब ये होता क्या, सूत्र क्या होता है, अभी तो ये मैंने लिख दिया, ये इंडिकेशन। पहला फलन u एज इट इज, दूसरे v का समाकलन, तो v का समाकलन क्या है, v डैश। पहला फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन। यहां पर अभी बाहर इस वाले पद के हमने जो चालू किया था वो प्लस चिन्ह से चालू किया था। अब आप हर पद में ऑल्टरनेट चिन्ह परिवर्तित करते रहना। इसके आगे प्लस था तो अगला जो अपना पद आएगा उसके आगे माइनस है, प्लस माइनस ऐसे बढ़ाते जाना। अच्छा, अब आप इस पद को भूल जाइएगा। दोबारा से बोलता हूं, पहला फलन एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन, v का समाकलन v डैश था, मैंने साफ साफ लिखा है। अब आप इस पद को भूल जाइएगा और अब आप केवल इस पद को देखिएगा, और वही करना है आपको। पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। पहला मतलब u का अवकलन हमने u डैश बोला हुआ है, दूसरे का समाकलन v डैश का समाकलन v डबल डैश। अब आप इसको भूल जाइएगा। अच्छा, प्लस माइनस, अगला चिन्ह कौन से आने वाला है, प्लस। अब आप इसको देखिएगा, u डैश का अवकलन u डबल डैश, u डैश का अवकलन u डबल डैश, v डबल डैश का समाकलन v ट्रिपल डैश। फिर माइनस चिन्ह आएगा, अब आप इसको भूल जाइएगा, u डबल डैश का अवकलन u ट्रिपल डैश और v ट्रिपल डैश का समाकलन v फोर्थ डैश। और आप इसी तरह से तब तक आगे बढ़ते जाइएगा जब तक कि आपका इंटीग्रेशन रुक नहीं जाए। जैसे ही रुका आपका आंसर आ गया। तो इसकी खूबसूरती यह है कि आप एक ही लाइन में आंसर लिख लोगे
और जबकि मैंने यहां जो समझाया था, अगर आप पहली बार में ये लिखते और यहां फिर से बाई पार्ट्स लगाए होते मान लो, तो आपको अगला स्टेप फिर लिखना पड़ता, और अगर उस अगले स्टेप में एक बार और आईबीपी लगाए होते तो एक अगला स्टेप और लिखना होता, तो आपके स्टेप्स बढ़ते जाते, जबकि यहां एक सिंगल लाइन का काम है। अंतर शायद आप समझ रहे हो, ठीक है। अब ये बात तो आती है, ठीक है सर ये तो सब ठीक है, लग रहा है कि शायद कुछ हो जाएगा। यार इसमें एक चीज और मेरे साथ तो आप लोग फील करो, देखो अवकलन में तो फ्रीडम है बेटा। अवकलन तो तुम कई सारे बेटा हवा में भी कई सोच सकते हो, और कई सोचोगे नहीं तो अवकलन आप किसी का भी कर सकते हो, क्योंकि अवकलन में एक सबसे अच्छी प्यारी बात है, गुणा नियम, भाग नियम, श्रृंखला नियम, ये सब है वहां। लेकिन समाकलन में ऐसा कुछ नहीं है, कहां है बेटा कुछ भी। तो आप अवकलन तो कई सारे कर लोगे सोच के, नहीं तो पेन से, लेकिन आप समाकलन आगे तक नहीं, ना तो सोच के कर पाओगे और ना पेपर पर कर पाओगे। आप समाकलन ही तो पढ़ रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी फलन के आप 5 समाकलन हवा में सोच लो, है ना। अच्छा एक और बात, रुको जरा अच्छे से सुनना है, तो पहले यहां से कंक्लूड कर लेते हैं बात, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन लगाना ही तब है जब आपको किसी फंक्शन के कई इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आगे तक सोचना पड़ेगा, तो जब आपको किसी फंक्शन के कई इंटीग्रेशन हवा में दिख रहे हो तो आप इस वाले को यूज करो। यार अगर मान लो इंटीग्रेशन ही नहीं दिख रहे, पता चले इसको लगाने के लिए आपको 5 इंटीग्रेशन बाजू में करने पड़ रहे हैं, लो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए अलग से बाजू में इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो आप करो क्या, आप ऐसे फंक्शन को इसमें उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन लगाओ जहां पर आप इन दोनों फंक्शन में से किसी एक के कई समाकलन आगे तक सोच पा रहे हो। मैं उदाहरण देता हूं ना, e की पावर x, आप कई समाकलन सोच पाओगे, कितने भी, e की पावर -x, sin x का समाकलन -cos x का -sin x, ऐसे ही आप कितने ही समाकलन आगे तक सोच लोगे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर मैं अभी से कंक्लूड करूं तो सीधी बात है, दो ही फंक्शन अपने को सामान्य अभी दिख रहे हैं कि जिनके आप कितने भी समाकलन सोच लोगे, वो है एक्सपोनेंशियल और साइन और कॉस। तो मतलब उत्तरोत्तर लगाने के लिए जो आप जिनमें लगाने वाले हो उनमें जिसका आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, कंफर्टेबल हो जाओगे अगर वो e की पावर x वाला फंक्शन या -x वाला फंक्शन है या sin x और cos x वाला फंक्शन है। एक बात तो ये लॉक करते जाना दिमाग में। दूसरी बात, यार ये तो चलता ही चला जाएगा, हाँ यार अपने को तो एंड खत्म करना होगा ना यार, क्वेश्चन खत्म हो जाए। लो अगर ये चलता चला गया अनंत तक तो अपने को क्या मिला, कद्दू, कुछ भी नहीं मिला। तो अपने को क्या करना है, नहीं इससे अभी आप एक कंक्लूड करते हैं ना अपन लोग, इसमें पहले फलन का लगातार अवकलन होता जा रहा है। यार बेटा अगर आप पहला फलन कोई बहुपद चुनते हो या ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुपद है, तो आप उसको पहला फलन चुनो SIBP लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 घात का बहुपद है तो ये इसका 3 बार अवकलन करने के बाद अवकलन 0 हो जाएगा और आगे आने वाले पद नहीं आएंगे, वो 0 हो जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन सिमट जाएगा। 2 चीजें बताई मैंने आपको। नंबर 1 कि SIBP लगाने के लिए यह होना चाहिए कि पहला फलन का अवकलन खत्म होना चाहिए, और खत्म होने के लिए बेस्ट एग्जांपल है बहुपद होना चाहिए पहला फलन। और दूसरे फलन के लिए बताया ना मैंने आपको, या तो एक्सपोनेंशियल या साइन या कॉस, तो SIBP सेट हो जाता है, कुछ टेंशन नहीं होता। देखो लिमिटेशन है इसका बहुत, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, आप जिस लेवल पर और जिस जगह पढ़ रहे हो जेई के लिए, उसमें ज्यादातर फलन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस और एक्सपोनेंशियल ही होंगे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं सब जगह ये लग जाएगा, नहीं तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन ज्यादातर केस में जब, अच्छा मैं अपने नोट्स और अपनी किताबें और अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको देख के नहीं बोल रहा हूं, आप कहीं भी कूद जाइएगा बुक्स में, ये आपको बड़ा बेनिफिट दे देगा पक्का बेटा। तो अब मैं एक एग्जांपल तो लेके बताऊं आपको कि कैसे लगता है, देखना जरा। एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x dx, SIBP। अभी उसको तो छोड़ो, अभी आप पूरा प्रैक्टिस उसी पे करना है बच्चों, पहले इसको एक बार साइड में कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बीच बीच में कहीं भी लगाएंगे अपन लोग। बोलो x² है, इसका अवकलन 2 बार में खत्म हो जाएगा, और sin x का समाकलन आप कितनी बार भी सोच सकते हो। चालू करें, क्या होता है, SIBP लगाएंगे,
पहला फलन एज इट इज, सेकंड वाले का समाकलन साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, प्लस था पहले माइनस, एक बार और ध्यान रखना कि जब आप इनके अवकलन और समाकलन लिखो तो इन पर ब्रैकेट जरूर बना लेना, जरूर बना लेना। अब आ जाओ, अब इस पीछे वाले को भूल जाओ, पहले वाले का अवकलन, इसका अवकलन बोलो 2x, दूसरे वाले का समाकलन माइनस कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस तो एज इट इज है, कॉस का समाकलन साइन। अब ये माइनस था, अगली बार प्लस आ जाएगा, और अब पीछे भूल जाओ 2x का अवकलन 2 और माइनस साइन एक्स का समाकलन आ जाएगा cos x, और अगली बार चिन्ह आने वाला था माइनस, लेकिन 2 का अवकलन है 0 तो आगे वाला पद नहीं आने वाला है, प्लस सी लगाओ, खत्म हो गया काम, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप सोचो आपने 3 बार आईबीपी लगाया है इस क्वेश्चन में, 2 बार, लेकिन आपका आंसर एक ही लाइन में आया है। अच्छा इंडेफिनिट में तो ये फिर भी जोर दे रहा है, अगर आप डेफिनेट में होते ना बेटा, मतलब निश्चित समाकलन में होते, तो यहां सीमाएं लिखी होती और इस पर सीमाएं लिखने में बड़ा आनंद आ जाता, एक ही लाइन लिखते, इंटीग्रेट होता और सीमा रख देते, लिमिट रख देते, समझे आप? तो है तो उपयोगी यार। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए x की पावर 3 e की पावर x, x की पावर 3 का अवकलन कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा, 3 अवकलन के बाद खत्म हो जाएगा, और e की पावर x का समाकलन आप चाहे जिंदगी भर करते रहो, आता जाएगा। तो चालू करते हैं, पहला फलन एज इट इज x क्यूब, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, दूसरे वाले का समाकलन e की पावर x, बीच में माइनस साइन आएगा, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, दूसरे वाले का समाकलन e की पावर x, प्लस चिन्ह आएगा, 3x स्क्वायर का अवकलन 6x, e की पावर x का e की पावर x, बीच में चिन्ह माइनस आएगा, 6x का अवकलन 6, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, अगली बार में 6 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो सीधा प्लस सी लिख दो, खत्म हो गया। यार उम्मीद है कि यार आपको समझ आ गया होगा बच्चों, यार डन कर लें इसको, क्या बोलेंगे इसको, SIBP। SIBP क्या होता है, एक बार बोलोगे क्या SIBP अपने साथ सब मिलके? पहला फलन एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन, एकांतर क्रम में प्लस माइनस चलाते जाना, पहले प्लस से चालू करना है, फिर माइनस के बाद क्या, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर चिन्ह बदल के पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, चिन्ह बदल के पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, चलते जाओ, खत्म का। याद रखना दूसरा इस SIBP में दूसरा फलन एक्सपोनेंशियल है, साइन कॉस होना चाहिए, या ऐसे होने चाहिए जो जिनके समाकलन आप सोच पाओ थोड़ा आगे तक, और पहला फलन तो बहुपद ही होना चाहिए क्योंकि उसका अवकलन कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना SIBP, उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन। अब इसमें एक पॉइंट और आपको बताता हूं, मेरे को 2-3 इंटीग्रेशन याद चाहिए बेटा। मैं देखो आप साइन एक्स का रिजल्ट भी तो इंटीग्रेशन में याद किया है आपने, क्यों याद किया है? क्योंकि वो बेसिक फॉर्मूले के जैसा यूज होता है। ऐसे ही मेरे को यहाँ पर 2-3 रिजल्ट जो है ना बेसिक फॉर्मूले के जैसे ही यूज होते हैं, तो अपन लोग उनको याद करके रखेंगे, वो जरूरी है। और नहीं करो तो चलेगा बेटा, मेरा सजेशन है, नहीं करोगे तो चलेगा। आप जब जरूरत पड़े तो बाजू में इंटीग्रेट कर लेना, एक एक लाइन का है। देखिए ये 3 रिजल्ट या 4 रिजल्ट में ऐसे आपको याद करवा के चलूंगा। ये देखिए, एक तो x² + 1, इसका रिजल्ट याद करवाऊंगा, इसको प्रूफ ही कर लेते ना। बोलो dx के साथ कौन है? dx के साथ है x, किसको t रखने की आपकी इच्छा है? x² को, लेकिन हम इस पूरे को t रखेंगे, x² + 1 को। तो मैं लिख रहा हूं, रिजल्ट लिखूंगा। वैसे अब आप इस स्टेज पर हो, ऐसे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा सकते हो, लेकिन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कर रहा हूं। 2x dx = dt, तो x dx का मान कितना आया? dt/2, यहां लिख देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? dt/2, और ये आ जाएगा √t। 1/√t का समाकलन 2√t, तो ये आ जाएगा 2√t, और ये 2 कट जाएगा, और √t, t की जगह पर क्या लिख देंगे? x² + 1, तो इसका आंसर आ जाएगा √x² + 1। ये सब मैं मिटा रहा हूं, प्रूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, आंसर आ जाएगा इसका √x² + 1। सही है बेटा? एक और देखते हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं इंटीग्रेशन x dx अपॉन √1 - x²। अब आप किसको t मानोगे? 1 - x² को मानोगे। तो 1 - x² को मानने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बस केवल एक माइनस का इंपैक्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -√x² - 1। करके देख लीजिएगा, इसको t रख दीजिएगा, x dx - dt/2 आ जाएगा। सेम आंसर, बस ये प्लस का ये माइनस का। अच्छा अभी 2 तो ये इंटीग्रेशन हुए, 2 और x dx अपॉन x² + 1। ठीक है, वही कहानी वही है। इसको माने t, x² + 1 को,
t मान लिया इसको, तो यहां से 2x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, और x dx कितना आ जाएगा dt बटे 2, तो ऊपर आ जाएगा dt बटे 2 और ये t 1/t का समाकलन log t। आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log t, और t की जगह पर ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ln t, t मतलब x² + 1 प्लस c नहीं लिख पाया, यहाँ लिखना चाहिए प्लस c, मान के चलिएगा प्लस c है ना। और एक और x dx अपॉन x² - 1, इसका आंसर आ जाएगा 1/, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको भी t रखोगे तो भी यही चीज आएगा, इसको भी t रखोगे तो भी यही चीज आने वाला है। बस यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 ln x² - 1। अगर ये 1 - x² होता तो माइनस का अंतर आ जाता, वो तो यहां से भी दिख रहा है, इसको उल्टा कर लो तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो यहां भी माइनस आ जाएगा। 4 समाकलन को थोड़ा सा दिमाग में रखो, प्लस सी और आएगा, लिखना नहीं है लेकिन प्लस सी आएगा, वो चीज बोल दी है, उस पर ऐसा मत कीजिएगा कि सर आप प्लस सी नहीं लिखे, क्या प्लस सी, अरे प्लस सी होता है भैया। डन हो गया, तो ये 4 रिजल्ट अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखने, तब मैं आगे क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा कुछ, है ना। वीडियो रोक के इस सबको कॉपी कर लो, मैं कुछ वर्बल क्वेश्चन है जिनको मेरे को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, उनको मैं लिखता हूं और उनको एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मिटा रहा हूं इसको, है ना। कुछ इंटीग्रेशन अपने को देखते हैं अपन कैसे हो रहे हैं। इन चारों को अभी 1 सेकंड के लिए लिखा छोड़ देते हैं, आपको भी याद रह जाएंगे ये लिखे हुए चारों। कुछ क्वेश्चन यहां देखता हूं मैं, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, इसको इंटीग्रेट करो, याद करो अभी अपने पास ये आया था क्वेश्चन। क्या करा, एक सिंगल फंक्शन है ना, सिंगल फंक्शन के केस में क्या करते हैं, वन को द्वितीय फलन मानने के ट्राई करते हैं, तो वही करते हैं। यहां क्या कर रहा हूं ln x × 1 × dx, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको द्वितीय फंक्शन। याद है आईबीपी क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फलन एज इट इज, है ना, पहला फलन एज इट इज मतलब ln x एज इट इज, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन। देखो लिखना नहीं चाहिए, मैं यहां लिखूं इंटीग्रेशन 1, क्या फायदा है। पहला फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, 1 का समाकलन क्या होता है x माइनस बड़ा वाला समाकलन, पहले वाले का अवकलन ln x का अवकलन 1/x इंटू दूसरे वाले का समाकलन 1 का समाकलन x, x और x कट गया, क्या आ जाएगा x ln x माइनस यहां 1 है, 1 का समाकलन x प्लस c, खत्म हो गया ln x का समाकलन। इसको याद नहीं करते, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि ln x एक स्टैंडर्ड है, तो आप इसको याद करके भी चल सकते हो। ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, x ln x माइनस x प्लस c, ये ln x का समाकलन है। अगर इसकी जगह रैखिक पद आ जाए तो यहां भी रैखिक पद हो जाएगा x की जगह पर, और x के गुणांक से भाग लग जाएगा। एक क्वेश्चन है ना, रटना चाहो तो इसको थोड़ा सा कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो बिल्कुल फेयरली चलेगा, साफ साफ बोल रहा हूं, है ना। क्वेश्चन है ये कुछ, कई लोग इनको भी जो मैं आगे लिख रहा हूं इनको रटने की कोशिश करते हैं, कतई जरूरत नहीं है इनको रटने की। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे और वही बाय पार्ट्स लगा देंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके। पहला फलन लगाओ, चलो पहला फलन एज इट इज साइन इनवर्स x एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x इंटू में आ जाएगा dx। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंने ये 4 रिजल्ट क्यों लिखवाए थे, चेक कर लो, x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यार डायरेक्ट, अब नहीं तो फिर अब पता चले कि क्वेश्चन के लिए और आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यार इसको तो दिमाग में रखो ना यार। तो यहां से क्या आ जाएगा, x साइन इनवर्स x माइनस, और इसका आंसर था माइनस है ना, तो माइनस वाला आंसर था इसका, तो ये हो जाएगा प्लस √(x² माइनस 1), सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये उल्टा कैसे हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, प्लस c, खत्म हो गया काम। आपको यहां पर मैं होमवर्क दे देता हूं, मतलब यहां इतना सब चीज नहीं करके देखेंगे अपन लोग, आप घर पर cos इनवर्स x का करके देखिएगा, आपसे आ जाएगा, पक्का है 100%। cos इनवर्स में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये डन है, बिल्कुल बोल दिया है बेटा आपसे। आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं। आगे हम 4th नंबर पे कर लेते हैं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन।
वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा और हमें 1 इकाई को द्वितीय फलन मानना पड़ेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। डन है बच्चों। पहला फलन एज इट इज tan इनवर्स x एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन 1 का समाकलन x, बड़ा वाला समाकलन पहले वाले का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन x dx। चेक कर लो, ये भी मैंने यहां लिखवा रखा है, ये लिखवा रखा है। इसका आंसर होता है हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा अपने पास x tan इनवर्स x माइनस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। और यहां पर मैं फिर से आपको एक घर पर करने का सजेस्ट करूंगा कि आप कॉट इनवर्स एक्स का प्लीज घर पर कीजिए। बाय पार्ट्स लगाना 1 को द्वितीय फलन मानकर। एज इट इज आएगा, केवल डिफरेंस माइनस का आएगा, यहां भी डिफरेंस माइनस का आएगा और कुछ नहीं आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम एक और, जैसे 5 तक यहां पहुंच गए, 6 नंबर पर कर लेते हैं अपन किसको, कोसेक इनवर्स एक्स को कर लें बच्चों। कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 को द्वितीय फलन मानना है बच्चों। यहां पर इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स आगे लिख देते हैं यार, अब तो 4 क्वेश्चन में समझ ही गए होगे। और पहला फलन एज इट इज, ये लो कोसेक इनवर्स एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन पहले वाले का समाकलन, पहले वाले का अवकलन कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या था, 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस और था, याद करो ना बच्चों यार। -1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये था अवकलन कोसेक इनवर्स एक्स का। सेक का क्या था, सेक का था 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 का समाकलन x dx, ये वाला x कट जाएगा और अपना यहां पर बचेगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो अपने पास आ जाएगा x कोसेक इनवर्स x प्लस, और ये एक सामान्य सूत्र, जो 9 महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हैं उसका एक फॉर्मूला है, 1 2 3 में से कोई एक, 1 / अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसका आंसर क्या होता है बेटा, ln x प्लस वो का वो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन घर पर करें। ये 3 क्वेश्चन आपको घर के लिए बोल दिए, ठीक है, सेम है बेटा इसलिए, ठीक है। तो ये अपना मैंने आपको आईबीपी का एक इंट्रोडक्शन दे दिया, SIBP का, आप इनको नोट कीजिए। मैं अब इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां लिखकर तैयार रहता हूं, फिर उनको हम लोग करते हैं बेटा। तो आईबीपी पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर लिख लिए हैं, और शुरू के 4-5 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन आसान है एक बार प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद के क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं, तो अपन लोग देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x ln x। देखो इसको इंटीग्रेट तो हमें डायरेक्ट आ नहीं रहा, तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि इसमें बाय पार्ट्स लगा दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते ही सबसे पहली बात आती है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड। तो अपना क्रम जो है ना वो आईलेट है, तो पहले देखो आई माने इनवर्स है, इसमें नहीं है, आगे आओ एल, आईलेट का एल लॉग है, हाँ है, तो इसको प्रेफरेंस दो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ठीक है। अब हम बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके, इसको सेकंड फंक्शन लेके, तो अपना बाय पार्ट्स लगा दो आप। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव मतलब ln x का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो 1/x इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स। एक एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ln x बाय 2, ये तो हो गया पहला पद। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में आ जाएगा c। खत्म हो गया, क्वेश्चन इज ओवर, है ना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस के तौर पर अपन ने, हालांकि प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं बाय पार्ट्स की, ITF इनवर्स के अभी अपन ने जो करे बाय पार्ट से log x का करा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब है अगला क्वेश्चन ln x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो बेटा फंक्शन तो एक ही है, तो अपन लोग एक काम करते हैं, 1 को सेकंड फंक्शन लेके इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं। अब इस 1 को तो हमने सेकंड ले लिया है, इसको फर्स्ट ले लिया है, तो चालू कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब कौन, ln x का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो 2 ln x और ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ln x के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसको लिख लेते हैं x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2।
देखो अभी ln x का इंटीग्रेशन हमने किया ही है, x ln x माइनस एक्स था, या तो वो याद है तो लिख दो, नहीं है तो यहाँ फिर से बाय पार्ट्स लगा दो, वन को सेकंड फंक्शन का मान के। मेरे को पता है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ln x का इंटीग्रेशन था ln x माइनस एक्स प्लस सी, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आसान होते हैं बेटा क्वेश्चन, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आगे इसके डिफिकल्ट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे करते हैं, ln x तो अलग ले लेते हैं और 1/x स्क्वायर अलग ले लेते हैं, है ना बच्चों। अच्छा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो 1/x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेना हमारे लिए सही रहेगा। और आईलेट के मुताबिक देखें तो भी हमें लॉगरिथमिक को प्रेफरेंस देनी थी, हम लॉगरिथमिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन -1/x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x dx। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ये आ जाएगा माइनस ln x अपॉन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी, है ना। आप चाहो तो एलसीएम लेके एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो आसान ही था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपना है x tan इनवर्स x। x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x में क्या करेंगे। अब इसमें सबसे पहले बात अपनी फाइट आती है कि कौन सा फंक्शन पहला हो और कौन सा दूसरा हो। तो अगर हम ITF की बात करें, आईलेट के मुताबिक, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इनवर्स को मिलना है, और इनवर्स है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लो, है ना बच्चों। अब जब आप इसको इसमें IBP लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो पहला फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन दैट इज x² माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x² + 1 या 1 + x², और x का इंटीग्रेशन होगा, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, x² 2 थोड़ा सा यहाँ सेट कर देता हूँ by 2 dx। चल जाएगा बच्चों, नहीं समझा? क्लियर है ना बेटा। पहले वाले का डेरिवेटिव 1/1 + x², और x का इंटीग्रेशन है x² 2, इसका होल इंटीग्रेशन। इसको इस तरह से कर लेते हैं, x² tan इनवर्स x, और ये by 2 और है तो यहाँ by 2 कर देते हैं, माइनस 1/2। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, नीचे x² + 1 है, ऊपर x² है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ जाता है, ऊपर एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो x² + 1 -1 अपॉन x² + 1 इंटू में dx आ जाएगा, इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² 2, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो आ जाएगा 1, और माइनस ये आ जाएगा 1/1 + x² या x² + 1 dx। इन दोनों की इंटीग्रेशन अपने को डायरेक्ट आते हैं, ये हो जाएगा x² 2, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, हो जाएगा या है हाफ, एक ही बात है, 1 को x और इसका tan इनवर्स x। तो ये इस तरह से अपना इंटीग्रेशन हो गया और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में अपना जो क्वेश्चन है दैट इज sec³ x है। तो अब थोड़ा सा आर्टिस्टिक काम भी करना पड़ता है, हो गया जो बेसिक था वो निपट गया, इजी क्वेश्चन हो चुका है 1, 2, 3 एंड 4। और अब हम चल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन इज sec³ x, इसको मैं आई बोल देता हूं sec³ x। अच्छा अब sec³ x को भी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, sec³ x को इसके मैं दो हिस्से कर ले रहा हूं, एक sec x और एक sec² x। तो ये अगला स्टेप जो आएगा इसका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं sec x इंटू sec² x dx। अच्छा ऐसा करने से मेरे ख्याल से कई सारे बच्चों को दिखना स्टार्ट हो गया होगा, sec² x का इंटीग्रेशन आता है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 1 को ही हमेशा मानो, कोई रिजिड रूल नहीं होता। अब आप देखो यहाँ कुछ और करके हो जाता है। जब आप इसमें IBP लगाओगे तो I इज इक्वल्स टू पहला फलन एज इट इज दैट इज sec x, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन sec² x का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x का डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव होता है बेटा sec x 10x, और sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा dx। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा,
ये जो tan स्क्वायर एक्स दिख रहा है, पहले स्टेप लिखता हूँ, दिस इज sec x इंटू टेन एक्स, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और ये जो tan स्क्वायर एक्स है, इस tan स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना बच्चों। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, पक्का हो गया ये भी। अब इस tan स्क्वायर एक्स को ये लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sec x tan x, यहाँ पर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा sec x dx। सही है बच्चों। अब यहाँ ऐसा करने से अब मेरा पर्पस क्या था वो आपको शायद दिखा होगा, अपने इस क्वेश्चन में sec क्यूब x वापस आ गया है, ये वाली चीज, और इस sec क्यूब x को हमने यहाँ पर क्या बोल रखा है, हमने इसको i नाम दे रखा है, तो ये वाली जो चीज है वो i है। सही है ना बच्चों, और वो भी कौन से साइन वाली i, माइनस वाली, इसको यहाँ ले आते हैं, तो i और i मिलके कितना हो जाएगा 2i, तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दैट इज 2i, दिस इज sec x इंटू टेन एक्स, दिस इज प्लस sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस टेन एक्स, ln sec x प्लस टेन एक्स, और इस तरह से अपना ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस अपने को क्या और करना रह गया है, 2 से डिवाइड करना रह गया है, तो i इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ आप लिख सकते हो sec x इंटू टेन एक्स, और ये आ जाएगा ln sec x प्लस टेन एक्स प्लस c, खत्म। आप बोलोगे कि सर 2 से डिवाइड किया तो इसको c बाई 2 लिख दो, अरे c बाई 2 इज जो आएगा वो नया कांस्टेंट है, तो उसको कैपिटल c लिख दिया मैंने, इसको स्मॉल c की जगह कैपिटल c लिख लो, बस है तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा करना पड़ सकता है इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी प्यारा और अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है ना। 6 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स है शायद, हाँ, और कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंस है और नीचे उनका एडिशन है ना। तो अपन लोग आईटीएफ चैप्टर से अपने को एक चीज तो याद ही होगी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों के एडिशन की बात करें, योग की बात करें, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो इसकी जगह तो हम डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख लेते हैं, है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिएगा, अपना जो क्वेश्चन नंबर है दैट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा जरा, हाँ, इसकी जगह पहले मैं लिख रहा हूँ पाई बाई 2, ये तो हो गया पाई बाई 2, और मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, ये जो कॉस इनवर्स एक्स है, इस कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स एक्स बोल रहा हूँ वो रूट एक्स है ना। कॉस इनवर्स एक्स की जगह एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो वहां से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पहला ये टर्म एज इट इज है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसका वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ लिखने को, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर बाहर आ जाएगा 2 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, तो साइन इनवर्स, सॉरी बोलते बोलते गलत भी लिख सकता है, रूट एक्स है बेटा, है ना। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का, और ये भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 बाय पाई, 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। इसमें 2 बाय पाई से पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ x प्लस सी लिख देते हैं, समझे। पाई बाई 2 से 2 बाय पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो मैंने x प्लस सी डायरेक्ट लिख दिया है। मतलब अपना जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन था वो केवल यहाँ आके सिमट गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन लोग, अब अपन इतने से हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, क्योंकि बोर्ड पर काफी जगह है ही अपने पास, तो मैं इतने हिस्से को केवल साइन इनवर्स रूट एक्स को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ टी रखूंगा तो ये साथ चलाना पड़ेगा इसलिए, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं साइन इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ या पुट कर लेता हूँ या मान लेता हूँ कि साइन इनवर्स रूट एक्स को टी मान लेता हूँ। तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन टी, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन
2t dt। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव जो होगा, अवकलन जो होगा वो 2 sin t cos t होगा, दैट इज साइन 2t। अब अपना ये क्वेश्चन कैसे परिवर्तित हो जाएगा, साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स की जगह पर तो t और dx की जगह पर है साइन 2t dt, साइन 2t dt। ठीक है। अब यार बेटा देखो मैं बोला था ना इसमें SIBP लग जाएगी, उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन, क्योंकि इसका पहला फलन बहुपद है जो कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा, और दूसरा साइन है जिसके कई सारे समाकलन आपको दूर तक सोच सकते हो। तो मैं SIBP माने उत्तरोत्तर खंडशः समाकलन लगाने जा रहा हूं। इसके मुताबिक पहला फलन एज इट इज होता है, दैट इज t। दूसरे वाले का होता है समाकलन, साइन 2t का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2, बीच में साइन माइनस आएगा। अब इस वाले का अवकलन, t का अवकलन 1, और इस वाले का समाकलन तो माइनस कॉस 2t का जो समाकलन आ जाएगा वो माइनस साइन 2t अपॉन 2 आएगा, एक 2 पहले से है तो अपॉन में 4 हो जाएगा। अगली बार कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 का अवकलन 0 होगा। ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी थोड़ा सा और बाकी है। यहां पर क्या है, अपने को साइन t का मान मालूम है रूट एक्स, ये किसका मान है, साइन t का। तो अपने को यहां और t का मान है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये मान यहां पर रिप्लेस करने, कॉस का मान तो पूरी तरह से साइन के पदों में आप लिख के साइन को रिप्लेस कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। लेकिन यहां एक काम करते हैं, क्योंकि साइन t रूट एक्स है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा 1 माइनस एक्स, या कॉस थीटा का मान रूट 1 माइनस एक्स होगा। तो मैं यहां से लिख देता हूं, तो कॉस t बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। बेटा इस चीज को समझो मैंने क्या करा है, या आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे सोच सकते हो, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर का मान ये रख के यहाँ कॉस थीटा का मान निकाला है, कॉस टी का मान निकाला है। नहीं तो आप यहाँ एक काम कर सकते हो, त्रिभुज बनाकर, ट्राइंगल बनाकर, त्रिभुज बनाकर, क्योंकि साइन टी होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण त्रिभुज में अप्लाई करके उसका आधार निकालोगे तो यही आएगा, और ये आधार बटे कर्ण कॉस टी का मान आ जाएगा, है ना। नॉर्मल सी चीज है, आप इतना कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो बहुत नॉर्मल सी चीज बोल रहा हूँ, मतलब सीधी सी बात है। साइन टी का मान मालूम है तो मैंने कॉस टी मन से निकाला, क्यों निकाला उसकी वजह सुन लो। मैं कॉस टी क्यों निकाला, क्योंकि मैं यहाँ पर जब टी का मान रिप्लेस करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर, तो साइन 2t जो है 2 sin t cos t होगा, तो साइन टी तो मैं ये रख दूंगा और कॉस टी ये रख दूंगा। मैं कर रहा हूँ इसको आगे देखिएगा, माइनस सेट कर लेते हैं, t cos 2t को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में है 2, ये माइनस और माइनस है प्लस, और साइन 2t को लिखूंगा 2 sin t cos t, और अपॉन में है 4 मतलब 4 प्लस c, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब हम मान रखेंगे, t की जगह तो रखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस, टी की जगह पर आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स बटे 2, दिस इज 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर टी की जगह पर रख देंगे x, साइन टी की जगह पर रख देंगे रूट एक्स, और कॉस टी की जगह पर रख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये अपना इंटीग्रेशन आ गया इसका। तो ये वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो मैं आंसर लिख देता हूं, 4 अपॉन पाई। इसका आंसर अपना क्या आया है, ये लिखा हुआ है माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2x प्लस रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। खत्म हो गया बेटा ये अपना, और एक खत्म नहीं बेटा, ये इसका मान आया है। अभी इसमें एक अपने को एडिशनल पद क्या लिखना पड़ेगा, इसमें एडिशनल पद लिखना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस सी। खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया। समझ आया। थोड़ा सा जब एडवांस में पूछा गया था तो मेरे को जहाँ तक याद है ये ऑब्जेक्टिव में नहीं था, तो सॉल्व भी करना था, थोड़ा लेंदी सा है तो है, लेकिन अल्टीमेटली अपने को तो फंडामेंटल या बोले तो अपने को तो सीखना है। अब इसमें से वो क्या एक्सट्रैक्ट करके आपसे पूछ लें, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, तो अपने को सीखना है। और अपने यहाँ से मैंने आपको ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन आपका करा दिया है। अब आ जाते हैं हम इसको हटाने के बाद 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आप एनसीईआरटी की किताबें वगैरह देखते हो तो जहाँ तक मेरे को पता है एनसीईआरटी की किताबों में ये क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसको भी देख लेते हैं, बाय पार्ट्स का प्यारा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन,
देखिए 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये ln x स्क्वायर हो जाएगा, है ना इधर। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 dx। एक स्टेप बस ये 2 को ऊपर ले गया हूं, अभी कुछ नहीं किया है। अब यहां पर मैं रिजल्ट लगाना चाहता हूं ln a माइनस ln b। ln a माइनस ln b बच्चों होता है ln a बाई b। तो अगला स्टेप हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में वो चल ही रहा है x की पावर 4। पक्का हो गया बच्चों। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने जा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। 2-3 काम एक साथ करूंगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं अंडर रूट के बाहर, तो x आएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये लिखा है ln, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, अलग अलग भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अपॉन में है x की पावर 4, x की घात है 4। ये x इस 4 घात को 3 बार काट देगा। डन है बच्चों। एक बार और लिखूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बटे एक्स स्क्वायर। ये है ln 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में है dx, और बटा वाला जो एक्स क्यूब है वो मैं यहां लिख देता हूं। पक्का हो गया। क्वेश्चन को गौर से देखो। dx के साथ कौन है बच्चों, dx के साथ है 1 बाय एक्स क्यूब, और 1 बाय एक्स क्यूब डेरिवेटिव लाने के लिए हमें 1 बाय एक्स स्क्वायर को t रखना पड़ेगा। ये 1 बाय एक्स स्क्वायर को t रखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ एक जो है वो योग में है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, अपन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ही t रख देते हैं। किसको 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ही t रख देते हैं। डन करें, चलिए रख देते हैं। एक काम और करते हैं ना अपन, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को t क्यों रखें, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अंडर रूट है ना, इस पर t स्क्वायर ही रख देते हैं। ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ हमेशा क्या मैथ्स में एक बार आपको ट्रायल तो करना ही पड़ता है। अगर कुछ गड़बड़ होगा बैक आके t रख लेंगे, वैसे कुछ गड़बड़ होना नहीं चाहिए। चालू कर रहा हूं, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैंने t स्क्वायर रख दिया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल्स टू 2t dt। चल जाएगा बेटा। और इस तरह से ये 2 और 2 कटेगा, तो अपने पास dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब का जो मान होगा वो हो जाएगा -t dt। यहाँ -t dt लिखेंगे। चालू कर रहा हूं मैं, इसकी जगह पर t स्क्वायर का वर्गमूल t ln, इसकी जगह पर t स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह पर t dt, कौन से चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है बच्चों। t इंटू टी, ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये ln t स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा, तो ये ln t हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका खत्म होने पर बढ़ गया है। यहां ये बहुपद है, 2 बार में इसका अवकलन खत्म हो जाएगा। ln t का एक बार अवकलन होता, एक बार इंटीग्रेशन होता, इसके इंटीग्रेशन में समस्या आएगी। तो अपन लोग एक काम करते हैं, सक्सेसिव नहीं लगाते, इसको बाय पार्ट से ही कोशिश करते हैं, सॉल्व हो जाएगा शायद। देखते हैं क्या करते हैं। इसको तो हम ले लेते हैं फर्स्ट फलन, और इसको ले लेते हैं हम सेकंड फलन। हमने इसको फर्स्ट क्यों लिया, ln t को हमने इसलिए लिया ln t को फर्स्ट फलन, क्योंकि लॉ आई लेट के हिसाब से, इनवर्स तो इसमें है नहीं, आई लेट आई एल लॉग है, तो इसको फर्स्ट को प्रेफरेंस दिया। तो ये हो जाएगा -2। चालू करते हैं। प्रथम फलन मतलब ln t एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, मिटा दूं इसको, t क्यूब बाई x लिख गया था, t क्यूब बाई 3। बड़ा वाला इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन dt ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस का c और आएगा। ये स्क्वायर बार कट जाएगा एक t से, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन और करना रह गया, तो अपना नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -2, दिस इज t क्यूब बाई 3, दिस इज ln t माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 ऑलरेडी 3 है, तो ये t क्यूब बाई 9 हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं और प्लस में c लिख देते हैं। t का मान रखना रह गया। t का मान कितना था बेटा, t का मान है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो यहां रखना है अपने को, तो यहां से आ जाएगा -2। t का मान है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, अंडर रूट माने पावर 1/2, लेकिन ये पावर 3 है, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2
अपॉन 2 माइनस, है ना। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप चाहते तो टी क्यूब कॉमन ले लेते, ये पद आपको 2 बार नहीं लिखना पड़ता, तो मैं वही करूँगा, मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। टी क्यूब कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1/x² की पावर 3/2, ये कॉमन ले लिया ये पद मैंने, और यहाँ बचेगा ln t, t माने 1 + 1/x²/2 माइनस 1/9 + c, खत्म हो गया। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको ये 7 नंबर भी आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और है, हो सकता है ये आंसर दिखने में अपना थोड़ा अलग हो, अगर आप इसको t एज्यूम करते, t मानते, तो थोड़ा हो सकता है आसान आ जाता, है ना। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर को देख लेते हैं। एट नंबर में देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, देखिए x², तो ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है 8th नंबर, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन की सीरीज में 5 स्टार रखता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कुछ यूनिक अप्रोच, कुछ यूनिक सोच यहां पर लगने वाली है। यहां पर मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, या बोले तो कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड, तो ये लिख रहा हूं मैं x/cos x, एक x बचा है तो यहां x अपॉन यहां cos x जो कि मल्टीप्लाई किया, और ये x sin x प्लस cos x। ये यूनिक क्वेश्चन मैं बोला आपसे पहले ही। अभी एक मिनट को आप समझाता हूं मैंने किया क्या है, ये चीज अच्छे से सुनिएगा। ये वाला पद का स्क्वायर है, ये वैसा का वैसा है, इसको तो अपन ने कुछ नहीं किया। ये x² है तो x और x² अभी भी है। मैंने यहाँ cos से भाग और cos से गुणा करा है, बस इतना काम मैंने करा है। x अलग अलग करके लिखा है और इस तरह से क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं कि ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये क्यों किया गया है। बाजू आ जाते हैं। मैं बेटा आप लोगों से ये यहां पर एक बात बोलता हूं कि अगर आप x sin x प्लस cos x को t रख दिए, x sin x प्लस cos x को अगर आप t रख दिए, तो इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करो, x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस x का 1 sin एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू dx बराबर dt। तो ये कटेगा तो अपने पास आ जाएगा x cos x dx बराबर dt। कुछ देखा आपने, अगर आप x sin x प्लस cos x को t मान रहे हो तो इसका अवकलन x cos x dx आ रहा है, तो मैंने इसलिए यहां x cos x, cos से गुणा या भाग करके ये अपने से मन से बना लिया था। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिएगा, ये वाली जो चीज है x cos x dx अपॉन ये वाली जो चीज है x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इतनी चीज को, अभी क्वेश्चन मेरा सॉल्व करना चालू नहीं हुआ है, मैं अगर इतनी चीज को इंटीग्रेट करूं, इतनी चीज को, तो ये चीज ऊपर तो आ गई मेरी dt और नीचे t²। इसका इंटीग्रेशन -1/t, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन अपने पास ये आ जाएगा। इसी को तो t माना था, ये लो, ये इसका इंटीग्रेशन अपने पास आ गया है। अब आप जरा एक चीज गौर देखो, इसका इंटीग्रेशन अपने को आता है, इसका मतलब कि अपने को इसका इंटीग्रेशन आता है, और जिसका इंटीग्रेशन आता है हमें बाई पार्ट्स में उसको सेकंड फलन मानना पड़ता है, तो हम इसको मानेंगे सेकंड फलन, इसको मानेंगे फर्स्ट फलन, और इस सेकंड फलन का हमें इंटीग्रेशन आता है, हमने निकाल के रखा हुआ है, तो ये बाजू वाला पार्ट है। अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फलन एज इट इज, मतलब x बाय cos x, दूसरे का इंटीग्रेशन सामने लिखा हुआ है -1 अपॉन x sin x प्लस cos x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए, अवकलन करने के लिए अपने को u/v रूल लगाना पड़ेगा। तो u/v के मुताबिक cos x एज इट इज
x का अवकलन 1 नहीं लिख रहा, माइनस x एज इट इज, cos का अवकलन माइनस साइन तो प्लस साइन कर देते हैं, अपॉन हर का स्क्वायर, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन, पूरे के अपॉन में बना देते हैं, ये है x साइन x प्लस कॉस x। बच्चों x साइन x प्लस कॉस x, x साइन x प्लस कॉस x ये कैंसिल हो गया, इनटू में dx होता है। इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो चीज है ये माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x प्लस सी, आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप अभी और बढ़ा सकते हैं, इस साइन 10x को साइन बटे कॉस लिख देते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। मेरे को नहीं करने की जरूरत था, मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है, नॉर्मल एलसीएम वगैरह हम लोग आसानी से ले ही सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, सहेज के रखना है आपको। अगर किसी ने आपको पूछा और अगर आपको ये नहीं पता होगा जो मैंने बताया है, तो आप इसको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन है। तो ये था 8th क्वेश्चन। अब हम अपन लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बाय पार्ट्स के, दैट इज 9th क्वेश्चन। और ये 9th क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव के टाइम पे ही पूछा गया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में आप देखो 9th क्वेश्चन में उन्होंने इंटीग्रेशन कराया साइन इनवर्स 2x प्लस 2, और बड़ा मतलब जब बच्चे इसको करते हैं ना तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, टी रखना चालू कर देते हैं, पता नहीं क्या, सब बेकार है। ये एंगल है, आप इसको टी रखोगे तो ये dt में आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो एंगल है बेटा। अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट एंगल पे कर रहे हो तो dt कैसे आ जाएगा, समझो ना ये चीज। मतलब ये बड़ा अजीब सा कहानी हो जाती है इस क्वेश्चन की, बच्चे अटक अटका के जैसे तैसे थकार जाते हैं। लेकिन बेटा जब मैं बच्चों को जब ITF पढ़ाता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें एक चीज़ मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ, और इवन डिफरेंशिएशन में भी मैं बोलता हूँ। बेटा कई बार क्या होता है, और ITF में तो ठोक ठोक के कई बार बोला है कि कई बार एक ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, माने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये सारा ITF है। हो सकता है एक ITF दिखने में गंदा हो, लेकिन उसके जो बचे हुए 5 हैं, अगर आप उस ITF को उन 5 के पदों में देखो तो थोड़ा अच्छा दिख जाए। कई बार एक ITF दिखने में अजीब होता है, ये दिखने में अजीब है इसकी वजह से, लेकिन क्या पता है इसका कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक, सेक कोई एक बड़ा अच्छा हो, आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो आपको मैंने अच्छे से मैं बोला हूं, इस चीज को बताया है मैंने कि ITF चैप्टर में एक ITF को दूसरे ITF में कन्वर्ट करके एक बार देख ही लेना चाहिए जब क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। तो मैं इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन बाजू गया, मैं पहले ये देखता हूं कि क्या ये ITF साइन इनवर्स वाला, इसका कोई और ITF बचे हुए 5 में से क्या पता अच्छा दिख जाए, तो मैं वही करता हूं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लूं इस तरह से, और मैं देखूं तो लंब तो इसका है 2x प्लस 2, और इसका कर्ण है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। और अगर मैं इसका आधार अब निकालूं तो आधार होगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब कितना, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, माइनस इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8x प्लस 4। इसको अगर मैं हल करूं तो 4x स्क्वायर कटेगा, 8x कटेगा, 13 में से 4 9, तो ये चीज जो अपनी आएगी 3। बेटा इसका साइन के लिए ये लंब बटे कर्ण था, लेकिन इस त्रिभुज से आधार 3 आ गया, इसका मतलब इसका लंब 2x प्लस 2 है और आधार 3 है। मतलब लंब और आधार की मदद से जो ITF आप बनाओगे वो बहुत आसान होगा। इसका मतलब इसका tan इनवर्स, लंब बटे आधार क्या होता है,
tan इनवर्स वो होगा 2x प्लस 2/3 जो कि बहुत आसान है। तो क्या मैं इस साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 को क्या मैं tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3 लिख सकता हूं बच्चों? यस, लिख सकता हूं, एक ही चीज है। तो अब अपना जो क्वेश्चन 9 नंबर का जो अजीब सा था वो tan इनवर्स के पदों में आ गया ना बच्चों? ठीक है, अब क्या करें? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स है तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, 1 को द्वितीय फलन मानकर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। देखो स्मार्टनेस हमेशा जरूरी है। 2dx बराबर dt, मतलब dx कितना आ जाएगा? dt/2। ऐसा करने से फायदा क्या होगा देखिएगा आप ही अभी। इंटीग्रेशन tan इनवर्स t और ये dx की जगह पर आ जाएगा dt/2। आप खुद देख लो, आपका इंटीग्रेशन एकदम आसान सा हो गया। इसको 1 को सेकंड फंक्शन ले लो, मिटा देता हूं इसको, थोड़ा काला पीला हो रहा है। 1 और ये dt, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, इसको फर्स्ट ले लो। हाफ पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो t, पहले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन t dt। इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट अभी बताया हुआ है, 4 इंटीग्रेशन लिखे थे मैंने। हाफ ln 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा t tan इनवर्स t माइनस यहां से आ जाएगा हाफ ln 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। और अब मैं थोड़ा सा समझ लो कि आलस कर रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं t बराबर 2x प्लस 2/3। यहां t का मान रखना रह गया है, खत्म हो गया। बताओ बेटा, इंटीग्रेशन ने कहां बेचारे ने डिस्टर्ब किया? वो तो बेचारा खुद ही खुला पड़ा हुआ था, काम तो कहां था? ITF का, जो अपन ने कर लिया। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको मैंने प्रोफाइल दिया था 6A नाम। अब बाय पार्ट से ही कुछ बनेगा, तो वो जो बनने वाली चीजें हैं उनको मैं 6B, 6C और 6D नाम दूंगा। तो आप लोग इसको पहले कॉपी करो बेटा।